हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का अध्याय 3, जिसका नाम है धातु तथा अधातु। उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईरा और ग्रेफाइट यानी ईरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास ईरा, ऑप्शन सेकंड है आपके पास ईरा और ग्रेफाइट दोनों, ऑप्शन थर्ड है आपके पास ग्रेफाइट, ऑप्शन फोर्थ है कार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लोहे का परमाणु संख्या है, यानी जो लोहा है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो जो लोहा होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना, 26। कितना होता है, 26। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास मैग्नीशियम, ऑप्शन सेकंड है आपके पास कौन सा, सोडियम, ऑप्शन थर्ड है आपके पास एल्यूमिनियम और ऑप्शन फोर्थ है बेरियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस बनती है। यानी जस्ता यानी जिंक, जिंक और HCl अभिक्रिया करते हैं तब कौन सी गैस बनती है। अब आपको बताए कि जब कोई धातु अम्ल के साथ तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है, H2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, H2 गैस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत पूछा गया है। आपको रिएक्शन दी गई थी लिख के और उसमें पूछा गया था एक्स क्या है। अभी यही क्वेश्चन है आपको कि NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर किसकी, जिंक की, तो क्या बनेगा उत्पाद में। तो आपको उत्पाद के रूप में मिलता है, एक तो क्या मिलेगा उत्पाद के रूप में, Na2ZnO2 और जिंक। हाइड्रोजन गैस क्या मिलती है, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसको Na2ZnO2 को बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संचारण, ऑप्शन नंबर सेकंड है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर फोर्थ है थर्ड है पानी चढ़ाना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है विद्युत अपघटन। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी गैल्वेनीकरण है, उसको या तो हिंदी में बोलते हैं यशद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसको हिंदी में बोलते हैं यशद लेपन, और या फिर हम बोल सकते हैं इसको गैल्वेनीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे गैल्वेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। यानी आपको 4 धातु दी गई हैं, इनमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से अधिक अभिक्रियाशील कौन है। कॉपर, Hg, Ag और Au। अब आपको पता है कि सारी की सारी धातुएं, ऑप्शन चारों जितने भी धातुएं आपको ऑप्शंस में दी गई हैं वो हाइड्रोजन से नीचे पाई जाती हैं। तो इन चारों में से पूछ रहा है कि आपके जो इन चारों में से कौन सी धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील। तो सबसे ऊपर आता है कॉपर, उसके बाद Hg और Ag फिर Au। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होगी, कॉपर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, यानी कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। अब आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास दो वो होते हैं, हमारे पास क्या, हमारे पास दो रॉड होती हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसका एक को बोलते हैं एनोड, दूसरे को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास एनोड पर, ऑप्शन बी है कैथोड पर, ऑप्शन सी है एनोड तथा कैथोड दोनों पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आपका इलेक्ट्रॉन है माइनस है, माइनस कहाँ पर जाता है, प्लस वाले के पास, और प्लस वाला होता है आपका एनोड। क्या होता है, एनोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यानी जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो कहाँ पर मुक्त होगा, एनोड पर। कहाँ पर मुक्त होगा, एनोड पर। अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है। अब देखो इनमें से आपको ऐसे अधातु का नाम बताना है जो कि चमकीला है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास आई यानी आयोडीन, ऑप्शन सेकंड है सल्फर, ऑप्शन थर्ड है बी आर और ऑप्शन फोर्थ है एस यानी सेलेनियम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर यानी क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी अधातु चमकीली है, धातु का नाम बतानी है जो कि चमकीली होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। यानी जो आपकी आयोडीन होती है वो अधातु होती हुई कैसी होती है, चमकीली होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। अब देखो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम, ऑप्शन सेकंड है सोडियम, ऑप्शन थर्ड है कैल्शियम, ऑप्शन फोर्थ है मैग्नीशियम। तो अब आपको पता है कि जो सोडियम है सबसे ऊपर यानी पोटेशियम से नीचे बैठा रहता है आपकी सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा इनमें से, सोडियम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब आपको बताए ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। जब कभी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब हम कभी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या करते हैं, के एल एम और एन हमारे पास कक्षक होते हैं। ठीक है, अब पहले कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। अब आपको बताया कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन और इतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है ऑक्सीजन का, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन होंगे। हमें भरने क्या, इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। दूसरे में कितने जाएंगे, जाते अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 8। लेकिन जैसा कि हमें पता है हमारे पास उपलब्ध कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए आपको अब देख सकते हैं बाह्यतम कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पीतल है। अब आपसे पूछ रहा है पीतल क्या है, तो धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो आपका पीतल है वो क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। अब आपको पता है ब्रोमीन अधातु की अवस्था कैसी होती है, द्रव। कैसी होती है, द्रव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। अब यानी आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को और आयरन को। यानी चारों ऑप्शन दिए हैं आपको। अब आप बताना है इनमें से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लिथियम है उसको चाकू से काटा जा सकता है। अब देखो कौन कौन सी धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसके लिए आपको 3 धातुओं के नाम याद रखने हैं, एक तो लिथियम, दूसरी सोडियम, तीसरी पोटेशियम। इसके लिए एक ट्रिक याद रखें, लीना के। ये वे धातु हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके लिए ट्रिक याद रखें, लीना की। ली मतलब Li यानी लिथियम, ना मतलब सोडियम और के मतलब पोटेशियम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। अब आपको बताएं आयनिक यौगिक होने के लिए एक तो उसमें प्लस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। आप देख लो, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास CH4, ऑप्शन सेकंड है CO2, ऑप्शन थर्ड है क्या कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, ऑप्शन फोर्थ है NH3। अब देखो प्लस और माइनस यानी एक धातु और एक अधातु होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शनों में से कैल्शियम क्लोराइड के अंदर एक धातु और एक अधातु उपस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन और एंटीमनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो Sb यानी एंटीमनी वो क्या होता है आपका एक प्रकार का उपधातु होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है या लाभकारी है। क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पेंट करके या यशद लेपन द्वारा। तो देखो
जो यशद लेपन है उससे हम क्या कर सकते हैं, लोहे को संचारित होने से बचा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है थर्मेट अभिक्रिया, ऑप्शन सेकंड है अपचयन द्वारा, ऑप्शन थर्ड है धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी जो ऊपर धातुओं स्थित होती हैं उनको निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उनका निष्कर्षण किया जाता है धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर भूरा रंग समाप्त होकर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरा रंग क्या है। अब देखो, जब कॉपर CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो यानी Cu प्लस CO2, तो ये मिलकर आपका कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉपर कार्बोनेट। और ये कॉपर कार्बोनेट ही कैसे होता है, हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड है कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन थर्ड है कॉपर कार्बोनेट। ये क्रायोनेट नहीं है, ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी जो भूरा रंग समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ती है, हरे रंग की परत किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्त होती है। तो कार्बन क्या है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड है ZnO। अब इसको किसके साथ गर्म करते हैं, कार्बन के साथ। ठीक है, अब क्या करेगा, हमें मिलता है क्या है, जिंक प्लस CO। ठीक है, जिंक प्लस CO। अब देख आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ZnO से यानी जिंक ऑक्साइड से तो हमें मिल रहा है जिंक, और कार्बन से हमें क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन देखो खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है, लेकिन इसका क्या कर रहा है, जो जिंक ऑक्साइड है उसका क्या कर रहा है, अपचयन। तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन क्या है आपका, एक अपचायक है। क्या है, अपचायक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नांकित में से कौन है, निम्नांकित से कौन है। ठीक है, यानी जो स्वतंत्र अवस्था में धातु पाई जाती है इनमें से चारों में से कौन सी धातु है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सेकंड है Ag यानी सिल्वर, ऑप्शन नंबर थर्ड है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास जिंक। तो आपको बताया कि जो नीचे पाई जाती है धातुओं सक्रिय श्रेणी वही आपको कहाँ मिलेंगी, स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगी। तो इन चारों में से सिल्वर ही यानी चांदी ही एक ऐसी धातु है जो कि आपको स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अब लेड नाइट्रेट है आपका PbNO3 का ऑल्टर है। इसको गर्म करोगे तो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलती है, क्या मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है, यानी कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक कठोर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा अपर रूप सबसे कठोर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास ग्रेफाइट, ऑप्शन सेकंड है काजल, ऑप्शन थर्ड है हीरा, ऑप्शन फोर्थ है कोयला। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में से 2 कार्बन के जो अपर रूप में वो दिए गए हैं, ग्रेफाइट और हीरा। तो ग्रेफाइट तो आपका मुलायम होता है, लेकिन हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर कार्बन का अपर रूप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि शनिवार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है। देखो अब इसको आप क्या करोगे, शनिवार क्या होता है, ये मरकरी का एस के जिसका फॉर्मूला होता है HgS। ठीक है,
HGS होता है शनिवार, क्या होता है HGS। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, करने पर ये क्या हो जाता है HGO में परिवर्तित हो जाता है। अब HGO में परिवर्तित होने पर अब इससे आप और गर्म करोगे तब आपको एक धातु मिलेगी Hg, यानी मरकरी धातु देखने को मिलेगी लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप, देख सकते हैं आपके आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है प्लेटिनम, ऑप्शन सेकंड है जिंक, ऑप्शन थर्ड है आपके पास कोबाल्ट, ऑप्शन फोर्थ है Hg। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी Hg धातु आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुएं ऊष्मा और विद्युत के, यानी जो धातु होती हैं आपकी वो ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं। तो जो अचालक होती हैं, चालक होती हैं, अतिचालक होती हैं, अर्धचालक हैं। तो देखो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं। क्या होती हैं, चालक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। यानी ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उसके बाद धनायन बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं, क्या कहा जाता है उनको। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास अधातु, ऑप्शन सेकंड है उपधातु, ऑप्शन थर्ड है धातु, और ऑप्शन फोर्थ है आपके पास मिश्र धातु। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आपके धातु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु के तत्व का क्या कहा जाता है। यानी जो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास संयोजकता, ऑप्शन सेकंड है आयनों की संख्या, ऑप्शन थर्ड है प्रोटोनों की संख्या, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इसकी क्या कहा जाता है, संयोजकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि चांदी के बर्तन या गहनों को वायु में खुले छोड़ देने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं जो हैं। देखो चांदी के बर्तन होते हैं या गहने होते हैं, उनको वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। वो धब्बे क्यों पड़ जाते हैं, तो अब क्या होता है कि देखो जो सिल्वर है आपका वो क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बनाता है Ag2S, क्या बनाता है Ag2S। अब इस Ag2S के बनने की वजह से ही आपके चांदी के बर्तन या जो गहने होते हैं उन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इस Ag2S को ये बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है धातु से, अगला क्वेश्चन है आपका धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहते हैं। मतलब धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उससे जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो संयोजक यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वे धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अधातु है। अब इनमें से बताना है आपको कि अधातु कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन, ऑप्शन सेकंड है जिंक, ऑप्शन थर्ड है मैग्नीशियम, और ऑप्शन फोर्थ है आयरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अधातु है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हीरे का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं निम्न, मध्यम, उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हीरा है उसके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध धातु यानी शुद्ध तांबा जमा होता है कैथोड पर, एनोड पर, AB दोनों पर, और ऑप्शन फोर्थ है आपके पास, ऑप्शन फोर्थ क्या है, ऑप्शन फोर्थ है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो कैथोड है वो शुद्ध धातु का बना होता है। तो आपका जो शुद्ध धातु यानी शुद्ध तांबा है वो कहाँ पर एकत्रित होता है, कैथोड पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन किस तरह कार्य करता है। यानी कॉपर सल्फेट का विलयन किस प्रकार का है, कैथोड है, विद्युत अपघट्य है, एनोड है, और क्या है इनमें से कोई नहीं, और क्या है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जो CuSO4 का
अपछेदन कराते हैं, आप यहाँ विद्युत अपघटन कराते हैं, तो वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो CuSO4 का विलयन है वो किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्लीय कॉपर सल्फेट में, अब देखो, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर विक्षेपित हो जाती है, जिसे कहा जाता है। अब आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर के हम जो कॉपर सल्फेट के विलयन जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित नहीं है, ये क्या है? निक्षेपित हो जाती है। इन निक्षेपित अशुद्धियों को क्या कहते हैं हम? एनोड पंख। क्या नाम देते हैं? एनोड पंख। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया पंख, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गैंग, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? एनोड पंख। यानी जो विलय शुद्धियाँ एनोड की तली में नीचे जाके निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है, इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया? एनोड पंख। क्या नाम दे दिया? एनोड पंख। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि यह वायु में जो सल्फर होता है उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? काली परत बना लेती है। चांदी कैसी हो जाती है? फिर काली हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़कर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो लंबे समय तक आप लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देते हो तो उसकी सतह पर कैसी परत चढ़ जाती है? भूरे रंग की। कैसी परत चढ़ जाएगी? भूरे रंग की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह मुलायम हो जाता है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अगर आप लोहे के अंदर 0.05% कार्बन मिला देते हो तो वह प्रबल तथा कठोर हो जाता है, लेकिन शुद्धतम लोहा आपका क्या होता है? मुलायम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु कांसा होते हैं? यानी मिश्र धातु दिया है आपको, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मिश्र धातु कांसा यानी कोई भी मिश्र धातु हो वो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, अतिचालक होते हैं और अर्धचालक होते हैं। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी के अंदर लाइन मेंशन कर रखी है, जो मिश्र धातु होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? अब इन चारों में से बताना है कि कौन सी धातु आपको तार के रूप में मिलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका Cu, ऑप्शन सेकंड है Mg, ऑप्शन फर्स्ट थर्ड है Ca, ऑप्शन फोर्थ है Pb। तो आपको बताइए, आपको तार के रूप में जो धातु मिलती है होती है आपकी कॉपर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? मतलब इनमें से कौन सी धातु है जिसका दहन कराएं तो जो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सेकंड है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर थर्ड है मैग्नीशियम, ऑप्शन फोर्थ है आपका एल्यूमिनियम। जो मैग्नीशियम का हम दहन कराते हैं तो वो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो इनमें से आपको ध्यान रखना है, जो आपकी Au है, Au अत्यधिक ताप पर भी, Au और Ag दो धातुएं जो अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, इन सभी के साथ? तो जो आपकी सोडियम तथा पोटेशियम धातु हैं वो आपके ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। कैसे जल के साथ? ठंडे जल के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई मिश्र धातु और उस मिश्र धातु के साथ आपके एक पारद मिला हुआ है तो उस धातु को क्या नाम देंगे? उस मिश्र धातु को क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका पारद मिश्र धातु, ऑप्शन सेकंड है जिंक मिश्र धातु, ऑप्शन थर्ड है आपका वो है अमलगम, और ऑप्शन फोर्थ है
कौन सा, आयरन मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी अगर कोई भी मिश्र धातु और उसमें एक धातु पारद है, यानी पारा मिला हुआ है, तो उसको मिश्र धातु को नाम दिया जाता है अमलगम। क्या नाम दिया जाता है, अमलगम। जैसे कि एग्जाम्पल मान लें आप NaHG, क्या NaHG, तो इसको नाम दे देंगे हम सोडियम अमलगम। अगर आप बना दो KHG यानी पोटेशियम अमलगम। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम को, ऑप्शन सेकंड है पोटेशियम को, ऑप्शन थर्ड है मैग्नीशियम को, ऑप्शन फोर्थ है कॉपर को। तो देखो, जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, लोहा उसी को आपके उनके विलयन में से, लवण के विलयन में से प्रतिस्थापित कर सकता है। ऊपर वाली तीनों धातुओं ने सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, क्योंकि लोहे की क्रियाशीलता इन तीनों से कम होती है, लेकिन कॉपर से अधिक होती है। इसलिए जो आपका लोहा है उसकी अधिक क्रियाशीलता होती है कॉपर से, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर सकता है, बाकी को नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रेफाइट, ऑप्शन सेकंड है कॉपर, ऑप्शन थर्ड है हीरा, ऑप्शन फोर्थ है सल्फर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी जो आपकी ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक अपर रूप है। जी हाँ, बिल्कुल अपर रूप है, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है, आप पूछना चाह रहा है कि ऑप्शन ए है फर्स्ट मुलायम है, कठोर है, द्रव है और गैस है। तो जो ग्रेफाइट है वो एक मुलायम कार्बन का अपर रूप है, यानी कार्बन का एक मुलायम अपर रूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 15 कैरेट का। तो जिस सोने से आभूषण बनाए जाते हैं वो आपको होता है 22 कैरेट। कौन सा होता है, 22 कैरेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। अब आपको पता है दो ही धातु हैं जिन्हें सोडियम केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, एक तो आपकी सोडियम है और दूसरी कौन सी है, पोटेशियम। अब आपको यहाँ पर कौन सी धातु दी गई है, तो सोडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को केरोसिन, ये तो हो गया आपका, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस धातु को, यानी निम्न में से कौन सी धातु है पानी में डुबोकर रखा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जनरली याद रख सकते हैं, श्वेत फास्फोरस को, वरना याद नहीं रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को जो श्वेत फास्फोरस है उसे पानी में डुबोकर रखा जाता है, फास्फोरस का एक प्रकार होता है ये, ठीक है। इसको याद नहीं रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबा और टीन के मिश्र धातु को किस नाम से जाना जाता है, यानी निम्न में से क्या कहते हैं। यानी तांबा ने Cu प्लस, टीन मतलब Sn। अब Cu प्लस Sn से मिलकर कौन से मिश्र धातु बनता है, पीतल बनती है, कांसा बनता है, सोल्डर बनता है और कौन सा है आपका ड्यूरालिन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आपका कांसा है वो आपका कॉपर और Sn यानी टिन से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लेड ऊष्मा का है अचालक, चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेड यानी शीशा और मरकरी होते हैं वे ऊष्मा के और धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, अचालक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, HNO3 किस प्रकार का अम्ल है, अम्ल है मतलब अम्ल है, यानी HNO3 है वो किस प्रकार का अम्ल है। ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल अपकारक है, प्रबल दुर्बल अवकारक। अवकारक का मतलब अपचायक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जो HNO3 है वो आपका प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा है, प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है।
अब आपसे पूछा गया है कि एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 यानी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का। दूसरा ऑप्शन है सांद्र यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 यानी सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। ऑप्शन थर्ड है आपके पास कंसनट्रेटेड एसिटिक अम्ल और कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा ऑप्शन है आपके पास कंसनट्रेटेड मेथेनॉइक अम्ल और कंसनट्रेटेड एथेनो आपका नाइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका एक्वा रेजिया होता है वो होता है क्या होता है कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का मिश्रण, और जिनका अनुपात कितना होता है 3:1। क्या होता है 3:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्यों। ये आपके एनसीईआरटी के जस्ट पीछे क्वेश्चनों में दे रखा है कि खाद्य पदार्थों के ऊपर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन आते हैं आपके टिन की अपेक्षा जिंक महंगी है। ऑप्शन सेकंड है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। ऑप्शन थर्ड है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन फोर्थ है आपका टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिंक टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है, और अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से जल्दी क्रिया करेगी, और जल्दी क्रिया करने की वजह से खाना भी खराब हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। देखो सीसा मतलब Pb और टिन मतलब SN। अब इन दोनों धातुओं से मिलकर कौन सी धातु मिश्र धातु बनी होती है, तो इस दोनों से मिलकर आपकी शोल्डर मिश्र धातु बनी होती है। कौन सी मिश्र धातु बनी होती है, शोल्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शनिवार निम्न में से किसका एस है। अभी मैंने आपको शनिवार का सूत्र बताया था। शनिवार का सूत्र क्या होता है, HGS। क्या होता है, HGS। तो अब आपको ये पूछा जा रहा है कि जो आपका शनिवार है वो किसका अयस्क है, मतलब शनिवार के अंदर कौन सी धातु होती है। तो आपको पता है शनिवार के अंदर आपको दिखाई दे रही है कौन सी मिश्र धातु है, ये पारा यानी पारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास ग्रीज लगाकर। ऑप्शन सेकंड है पेंट लगाकर। ऑप्शन थर्ड है जिंक की परत चढ़ाकर। ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी उत्तर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी आप फ्राइंग पैन हो या लोहे की कोई भी चीज़ हो, उसे जंग लगने से एक तो ग्रीज लगा कर ही बचा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर पेंट करके, या फिर उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर, जिसे जैसा लेपन बोलते हैं। तीनों ही ऑप्शन सही हैं ऊपर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी उत्तर सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि, अगला क्वेश्चन है धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्यों बनाया, क्योंकि देखो धातुओं के बर्तन में खाना बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या ऊष्मा के अर्धचालक हैं, या ऊष्मा के सुचालक हैं, या ऊष्मा का चालक और कुचालक दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगती है क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है, और निम्न में से कौन सी गैस है। देखो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु आपकी किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ। अब ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये बनाती है आपकी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्साइड बनाती है तो उन हाइड्रोक्साइड के साथ आपकी बनती है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस इनकी सतह पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये आपके उसकी पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब इन्हें से बताना है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। AU, PB और AG और K। अब आपको बता दें कि AG, AU और PB आपकी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जो पोटेशियम धातु है वो आपकी जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है,
चक्रिता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यानी जो चक्रिता श्रेणी के सबसे नीचे जो धातु पाई जाती है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करके, धातुओं के ऑक्साइडों पर अम्लीय अभिक्रिया से, धातुओं के ऑक्साइडों को जल में घुलाकर, अपघटन विधि से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यानी धातुओं के ऑक्साइड होंगे उनको गर्म करके हम जो सक्रियता श्रेणी में नीचे धातुएं पाई जाती हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब इन्हें से बताना है कि इन चारों में से कौन सी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन है, HgA, Cu है, Al है। पहली बात तो ये पूछा उसने कौन सी अधातु है, तो इन चारों ऑप्शन में से अधातु एक ही है आपके पास। अगर देखो, अगर Hg की बात करें तो Al और Cu की तुलना में Hg भी क्या है, अधातु है। सॉरी, कुछ अलग है लेकिन है धातु। लेकिन आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु पूछा है और अधातु एक ही ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। यानी ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। देखो, अब आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्या, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कार्बन, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है आयरन। ठीक है, तो अब जो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसके बाद क्या कहते हैं, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है। तो एक ही धातु है जो आपकी कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कर रही है। इन चारों में से वो है कैल्शियम। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। यह धातु के किस गुण को द्योतक है, यानी किस गुण को दर्शा रहा है। धातुओं को पीटकर आपकी चादरें बनाई जाती हैं, ये किस गुण को दर्शा रहा है। तो आघातवर्ध्यता को, तन्यता को, कठोरता को, इनमें से कोई नहीं। तो जो धातुओं को पीटकर उनकी चादर बनाने की प्रक्रिया गुण क्या कहलाता है, आघातवर्ध्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है। यानी कोई देखो, ये एग्जाम्पल दिया है आपको तन्यता का, यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जाती है। यानी कुछ धातुओं को पीटकर जो लंबी तार बनाई जाती है उस घटना को या उस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। इस गुण का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड तथा मरकरी यानी पीबी और Hg। लेड मतलब पीबी और मरकरी मतलब Hg। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के हैं, अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, अल्पत चालक हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी जो लेड और मरकरी के हैं आपके ऊष्मा के कुछ अचालक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, Zn पर तनु H2S ऊपर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। एनोडीकरण, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया कि आपने एनसीईआरटी के अंदर एनोडीकरण देखा होगा। एनोडीकरण के अंदर ये एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन मेंशन की हुई है कि एल्यूमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है एनोडीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं जो जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देंगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देंगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है आपका, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक होते हैं वो आपके ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्या करते हैं,
ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। या आंसर मेंशन कर रखा है वो गलत है आपका आंसर। जो आपके ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला आंसर मेंशन कर रखा है, ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस है, चालक है, तन्य है, आघातवर्ध है। यानी देखो, अब स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि धातु क्या होते हैं, सोनोरस यानी ध्वनिक होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध रूप में, क्वेश्चन क्या है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है या धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यानी कोई धातु है उसकी सतह शुद्ध रूप में चमकदार होती है, यह धातु के कुछ गुण को प्रदर्शित करती है। धात्विक चमक को, आघातवर्तीयता को, धातु की चालकता को, धातु की सक्रियता को। तो धात्विक चमक को किस गुण को प्रदर्शित करती है, धात्विक चमक को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराओ, यानी H2O को किसके रूप में यूज करोगे आप, गैस के रूप में। तो है तो H2 ही इस क्वेश्चन। तो अब आपको बताया कि धातु है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, लोहा अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ। तो लोहा और एल्यूमिनियम जो हैं आपके, तो वो आपके किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, विद्युत आकर्षण बल अधिक बढ़ जाता है, विद्युत आकर्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी कथन सत्य हैं। देखो, विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, सही बात है, लेकिन करते क्यों है, क्योंकि उनका ताप के कारण उनका स्थिर विद्युत आकर्षण है वो क्या बढ़ जाता है, कम पड़ जाता है, इसलिए क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, अल्प घुलनशील होते हैं, बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। देखो, विद्युत संयोजक यौगिक यानी कार्बन डाइसल्फाइड में, तो जो आपके ध्रुवीय होगा ध्रुवीय को बोलता है, यानी समान समान को बोलता है। विद्युत संयोजक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड अध्रुवीय होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो घुलनशील नहीं होते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड क्या नहीं होते हैं, घुलनशील। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। यानी सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास, धातु को ऑक्साइड में बदलकर, धातु को ऑक्साइड में बदल कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, धातुओं के ऑक्साइडों को एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कराने पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कि धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन कराने पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म होते हैं आपके पूरे के पूरे टोटली क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। चैप्टर था आपका धातु एवं अधातु। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।